जिम में होने वाली इंजरी पे सर हम बात करेंगे। कई बार देखा गया है डेडलिफ्ट करते हुए सडनली बैक में पेन आना या इस तरह की परेशानियां, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। कि मोहित जी, जिम इंजरी बहुत कॉमन है। रीजन बीइंग क्योंकि आजकल हमारी यंग जनरेशन काफी इंस्पायर्ड है फिजिकल एक्टिविटी को लेके, एंड दैट इज रियली गुड। मैं मानता हूं कि सबको एक हेल्दी फिट लाइफ जीना चाहिए। कम लोग होते हैं जो एक पर्सनल ट्रेनर के साथ में जिम करना प्रीफर करते हैं। उन लोग का हमेशा रहता है कि ठीक है, हम जाएंगे, यूट्यूब देख लेंगे और कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके वो वीडियोस देखते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए डेडलिफ्ट कर रहे हैं या शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, या फिर आप मान लो फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं जिसमें कुछ ट्विस्टिंग मूवमेंट होते हैं नी में, तो इस दौरान बहुत ही अनयूजुअल इंजरीज हो जाती है और उसके बाद में आप जिम तो छोड़िए, आपको सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपको डेडलिफ्ट, जो कि आपने मेरे से डायरेक्टली पूछा है, तो डेडलिफ्ट में क्या होता है कि एक बहुत कॉमन इंजरी है पार्स फ्रैक्चर। हमारी भाषा में बोलिए कि स्पाइन में एक छोटी सी बोन होती है, लंबर स्पाइन, एलएस स्पाइन में, वो फ्रैक्चर हो जाती है। और साथ ही साथ में जो आपकी डिस्क होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में कुशन होती है, जिसको अपनी आम भाषा में राजस्थानी में छल्ले सरकना बोल देते हैं या फिर स्लिप डिस्क बोल देते हैं, ये सब चीजें होती है। तो वो भी अपनी जगह से खिसक जाती है और जो अपने पीछे की तरफ जो स्पाइनल कोड आती है उस पर कंप्रेशन आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये माइन्यूट है, बहुत ही थोड़ा सा कंप्रेशन है या फिर सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है, तो थोड़ा एक्सरसाइज करने से, नॉट दैट डेडलिफ्ट वन, बट एक सिंपल कोर एक्सरसाइज करने से, कुछ फॉर्मेंटेशन करने से, मेडिकेशन से आराम बैठ जाता है। बट महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं, कम वेट के साथ कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो 60 किलो उठाने वाला आदमी हूं तो 60 किलो से डेडलिफ्ट करें, नहीं। क्या होता है कि आप मान लो लेग पुश अगर कर रहे हो या चेस्ट कर रहे हो 60 किलो से, तो मैं कहता हूँ लिफ्ट वाली जो चीजें होती है, जैसे कि डेड लिफ्ट हो गया या शोल्डर प्रेस हो गया, उनको आप 20 से या 25 से कीजिए। मैक्सिमम रिपीटेशन रखिए बट वेट कम रखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिसमें अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी चीजें ठीक नहीं है, आपने प्रायर स्ट्रेचिंग नहीं की, थोड़ा स्ट्रेंथिंग नहीं किया, तो फिर इंजरी होने के चांसेस है। तो ऐसे कंडीशन में आप कम वेट के साथ में सुपरवाइज तरीके से करना सेफ रहेगा और आप एक अच्छा फिजिकल एक्टिविटी वाला लाइफ में जी पाएंगे। जितना मैं समझता हूँ सर, जितना यार मैंने जाना है, जितना जिम की टर्म्स में, तो एक तो उसमें सही आर्क मेंटेन ना करने की वजह से डेडलिफ्ट बिल्कुल आती है। साथ में जो वेट की बात हुई, लोगों को ईगो लिफ्टिंग जिसको हम बोलते हैं, वो करना, वो सबसे ज्यादा कॉमन है। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग जो चीज है उसमें सबसे ज्यादा इंजरी होती है, क्योंकि पहले दिन ही वो कोशिश करेगा कि मैं सामने वाले को देख के 150 किलो बराबर है, बिल्कुल, तो उसकी वजह से वो शायद जो पेन शुरू हो जाता है। यस क्योंकि देखिए मेरा डिस्कशन में यही था अपना कि अपन को कम वेट के साथ में मैक्सिमम रिपीटेशन करने। इससे क्या होगा कि आपकी पहले मसल्स ना उसको यूज टू होगी उस वेट को लेके, आपका एक पोस्चर करेक्ट रहेगा। हम क्या करते हैं अनयूजुअल वे में कि पोस्चर पे फोकस नहीं कर रहे और सीधा कर रहे कि हाँ यार वो 40 किलो से कर सकता है, मेरा फिजिक तो उससे बेटर है, मैं 50 किलो से कर लेता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जो 40 से कर रहा था उसने काफी मेहनत की है उस कंडीशन में आने में, उसने अपनी मसल्स को ट्रेन किया है, खुद को ट्रेन किया है, पोस्चर को ट्रेन किया है, तब जाके वो कर पा रहा है। तो देखो ईगो की कोई बात नहीं है। एंड ऑफ डे अपना खुद का शरीर है, अपन को अपने शरीर की कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, अपन को वो देखना पड़ेगा रादर देन द ईगो फैक्टर। तो ये एक मेरा सिंपल मैसेज है कि कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले, चाहे वो डेडलिफ्ट हो, चाहे आपकी चेस्ट हो, चाहे बैक हो, बाइसेप्स हो, कुछ भी। क्योंकि अब मैं आपको बाइसेप्स का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बाइसेप्स आप करते हो, आप शुरू में 4 किलो से कर रहे हो, 6 से कर रहे हो, 8 से कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, होता है क्या है, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो 10 किलो से डंबल उठा लूंगा। ठीक है, उठा सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, बट एंड ऑफ डे यू लैंड अप इन द टेनिस एल्बो। आपको टेनिस एल्बो हो गया, आप 4 किलो का वजन, क्या पानी की बोतल तक नहीं उठाई जाती रात में टेनिस एल्बो में। तो एंड ऑफ डे बहुत सारी जिम इंजरीज है वो तभी ठीक हो सकती है जब आप उनको एक प्रॉपर वे में जिम को परफॉर्म करें। आपने टेनिस एल्बो का जिक्र किया। टेनिस एल्बो मैं समझता हूँ कि जब तक सचिन तेंदुलकर को नहीं हुई उससे पहले कोई जानता नहीं था। बराबर। तो उसके बारे में अब लोग धीरे धीरे अवेयर होने लगे हैं, तो थोड़ा सा आप पहले ये बताएं सर, टेनिस एल्बो क्या होता है और क्यों होता है? देखिए टेनिस एल्बो का मतलब होता है कि जो अपना एल्बो है उसके बाहर की साइड, ये अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, तो बाहर की साइड पेन रहता है एल्बो में। स्पेशली उनमें देखा जाता है जो एक पर्टिकुलर मूवमेंट को बहुत बार करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट। जैसे मान लो आप रैकेट गेम खेलते हो, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, क्योंकि उसमें बार बार आपको सेम शॉट्स लगाने होते हैं, सेम मूवमेंट होता है। सिमिलरली अब जैसे घर में अपनी जो हाउस वाइफ वगैरह होती है, गृहिणियां होती है, मदर्स वगैरह जो भी होती है, उनको भी
बहुत कॉमनली देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो घर में जैसे मान लो मॉप करने का या झाड़ू का या फिर किचन का काम एक ही सिंगल मूवमेंट बार-बार करते रहते हैं। राइट। तो उससे क्या होता है, जो अपनी एल्बो की जो मसल्स होती है ना, उन मसल्स में स्ट्रेन हो जाता है। यूँ मानो आम भाषा में समझाऊँ तो उसमें मसल्स में खिंचाव हो जाता है। खिंचाव के कारण क्या रहता है कि वहाँ पेन स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक तेंदुलकर साहब को ये नहीं हुआ था तब तक बहुत कॉमन अवेयरनेस नहीं थी नहीं इस थी। रोग के बारे में। आजकल लोग जानते हैं कि हाँ यार कोहनी में पेन है, टेनिस एल्बो हो गया, तो बहुत सिंपल इसका मैनेजमेंट होता है। इनिशियल फेज में आइस पैक करना, कुछ मेडिकेशन करना और साथ ही साथ में कुछ हम टेनिस एल्बो ब्रेस वगैरह भी देते हैं। तो एक ये सब चीजें ठीक हो सकती है। लेकिन अगेन ये भी क्यों हुआ? क्योंकि आपने पर्टिकुलर कोई मूवमेंट किया लेकिन बिना स्ट्रेचिंग के। तो मसल को स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। जी। जब टेनिस एल्बो की हम बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग नहीं होने की वजह से टेनिस एल्बो हो जाता है, सपोज किसी मरीज को फिर भी टेनिस एल्बो अगर की शिकायत होती है, लंबे समय से दर्द बना हुआ है, बिल्कुल। तो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट संभव है? हाँ, देखिए अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मली टेनिस एल्बो को ठीक होने में 5 से 6 महीना आप मान के चलिए, इतना लगता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जिसमें आपने फर्मेंटेशन कर लिया, कुछ लोकल जेल वगैरह अप्लाई कर लिए, ये सब चीज़ों में 5-6 महीना लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसा रहता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी पेन ठीक नहीं होता, बहुत लंबे टाइम तक आपको समस्या होता है, तो हम छोटा इसमें इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं और कई बार एक बहुत मामूली सी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, रेयर केसेज़ में, जो कि नॉर्मल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो एंड ऑफ डे एक हमेशा मैं मानता हूँ और ये मेरी एक बहुत ही गंभीर विचारधारा भी रही है कि रोग से पहले उसके बचाव पे फोकस करें। टेनिस एल्बो हो ही नहीं, आपको डेडलिफ्ट में आपको स्पाइन इंजरी हो ही नहीं, आपको शोल्डर प्रेस में रोटेटर कफ इंजरी हो ही नहीं। तो ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब आपको इनके बारे में पता हो और आप उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जो भी ड्यू आपके सजेशंस रहेंगे हमारी तरफ से, आप उसको फॉलो कीजिए। कई सारे टर्म्स का आपने बात किया, उनको हम एक-एक करके ज़िक्र करेंगे, उन सब का बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी। सबसे पहले हम लोग टेनिस एल्बो की जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अगर जो आपने बताया और जितना मैं समझ पाया हूँ कि जब भी मरीज को टेनिस एल्बो हो जाता है, तो उसको 6-8 महीने या साल भर का समय भी लग जाता है। बिल्कुल। उस समय के दरमियान मरीज को क्या करना चाहिए? वर्कआउट करते रहना चाहिए? यस, देखिए बिल्कुल ये एक अच्छा पर्सन इसलिए है क्योंकि ये एक दुविधा हो गई कि 1 साल तक आप एक्टिव लाइफ से कैसे दूर रह सकते हो। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में आपको एक बहुत फोकस करना है। जैसे टेनिस एल्बो की सिंपल 4-5 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है और इनफैक्ट उनको करने से टेनिस एल्बो ठीक होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वर्कआउट बंद करो, बट बिफोर डूइंग एनी वर्कआउट यू हैव टू फोकस फॉर मसल स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग, इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अगेन दोबारा अपन जिक्र कर रहे थे कि ईगो पे नहीं लेना कि नहीं मैं तो 10 किलो से डंबल उठाऊंगा। आप डंबल उठाइए, बाइसेप्स कीजिए, ट्राइसेप्स कीजिए, हर वो एक्सरसाइज कीजिए जो आप करना चाहते हैं, बट आप कम वेट के साथ कीजिए और उसको रिपीटेशन बढ़ाइए। इससे क्या होगा कि मसल एक यूज टू हो जाएगी उस पर्टिकुलर वेट को लेके। तो उससे क्या है कि आपका रोग भी ठीक होएगा और इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो अगेन ऐसा नहीं कि आपको 1 साल वेट करना है, आपको बिल्कुल आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। इनिशियली जब बहुत ही पीक पेन हो तो थोड़ा सा आइस पैक वगैरह करेंगे 4-5 बार दिन में, उससे आपको आराम बैठेगा। मे बी कुछ 1-2 वीक के लिए आपको मेडिकेशन की भी जरूरत पड़े, आप वो मेडिसिन लेंगे, बट आप इन चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके जी। तो जितना मैं समझता हूँ कि टेनिस एल्बो की जैसे ही थोड़ी वो शिकायत हो, सबसे पहले अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मरीज को बिल्कुल। मिलना चाहिए, बिल्कुल। जो एटलीस्ट उस परेशानी को बड़ा बनने से पहले रोका जा सके, जी। और फिर उसके बाद जो डॉक्टर प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं उसके Yes. अकॉर्डिंग मरीज को फॉलो करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले तो अपन को डायग्नोसिस पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हर एल्बो पेन टेनिस एल्बो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Very true. गोल्फर्स एल्बो भी है आपका। जैसे टेनिस एल्बो में बाहर की तरफ दर्द होता है, वैसे ही एक टर्म होती है गोल्फर्स एल्बो, जो गोल्फ खेलने वाले हैं उनके अंदर की साइड पेन होता है। तो और हर रोग का निदान अलग है। तो अपन को पहले एक एक्सपर्ट से बात करने से अपन को पता चलेगा कि एक्चुअली रोग क्या है। ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, देन वी हैव टू ट्रीट यू, और वो सजेशन पे बिल्कुल आप 100% ठीक हो सकते हैं। हमने कई सारे मरीजों से बात करते हुए सर ये भी जाना है अक्सर कि मरीज को सही बीमारी का पता ही नहीं होता, उसका सही डायग्नोसिस ना होने की वजह से वो परेशानी से जूझता है, पर चूंकि उसे सही डायग्नोसिस नहीं है तो सही ट्रीटमेंट नहीं ले पाता वो। फिर उसके बाद वो कई सारे इंजेक्शंस का फॉलो जो अननेसेसरी लगा लेता है, क्योंकि कई हमारे विलेजर्स होते हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। ठीक है, पर इसी टर्म में हम आगे बढ़ते हैं। जिम में आते ही कई लोगों को देखा गया है कि वो आते ही सबसे पहले ही और हेवी वेट लेना शुरू कर देते हैं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, कोई थोड़ा सा वार्म अप नहीं करते, तो उनके लिए भी एक मैसेज है। ये सबसे गलत आदत है। मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको कि अगर जिम जा रहे हो या कोई जिम छोड़िए, अगर आप रनर हो
रनिंग करते हो तो भी आपके लिए एप्लीकेबल। आप कोई भी वो एक्टिविटी करते हो, चाहे टेनिस खेलते हो या XYZ कोई भी गेम खेलते हो, डायरेक्टली कभी भी वो चीजें स्टार्ट नहीं कीजिए। आपने कभी मैराथन देखी होगी या आपने 100 मीटर रनिंग देखी होगी, तो आप टीवी पे काफी ओलंपिक वगैरह में काफी देखते हैं। आप देखते हैं कि मैच तो होता है लगभग 60 सेकंड का, बट उसका टेलीकास्ट होता है लगभग आधे घंटे का। क्यों? क्योंकि वो जो इनिशियल 20-25 मिनट है उसमें प्लेयर जॉगिंग करते रहते हैं, वार्म अप करते हैं बॉडी को, ये करते हैं और फिर वो रेस के लिए रेडी होते हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि नहीं तो अपन को डायरेक्टली आधे घंटे वो क्यों दिखा रहे थे उन चीज को, वो सीधा अपन को लास्ट का एक मिनट, क्योंकि 100 मीटर विल भी मुश्किल से 1 मिनट से भी लास्ट इससे ज्यादा नहीं चलती। इनफैक्ट रिकॉर्ड तो 9 सेकंड 10 सेकंड का है ना। तो वो इसलिए दिखा रहे क्योंकि एक ये पूरा जो भी एंथुसियास्टिक फ्यूचर गेम खेलने वाले उनको समझ आए कि आपके जो रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली जिम की बात करते हैं कि जिम में आप जब भी वर्कआउट करते हो ना, तो पहले आपको थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप करना है। आप सिंपल एक्सरसाइज होती है, जैसे शोल्डर की रोटेटर कफ की एक्सरसाइज हो गई, या फिर आपकी बैक की स्ट्रेचिंग हो गई, या फिर आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग हो गई। ये सब एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होता है, आपकी जो मसल फाइबर है उसकी लेंथ बढ़ती है। लेंथ बढ़ेगी तो इंजरी होने की कम चांस होगी। हमेशा याद रखिए, अगर आपकी मसल स्टिफ है ना, तो आपकी इंजरी ज्यादा होगी। बहुत बेसिक रूल है। इसीलिए बहुत बार बोलते हैं, आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है। स्टिफ का मतलब ये है, उनकी एक आम भाषा में स्टिफनेस बोल देते हैं, बट मेडिकल साइंस में अगर बोले उसका मतलब ये है कि आप ज्यादा प्रोन है इंजरी के लिए, आपको ज्यादा चोट होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज करने से पहले जिम में आपको स्ट्रेचिंग करना ही पड़ेगा, वार्म अप करना ही पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी अ रियली गुड जिमर और यू विल बी रियली गुड इनटू योर गेम। तो और सेम चीज, ऐसा नहीं कि वर्कआउट से पहले ये करना है, ये सेम चीज आपको वर्कआउट के बाद भी करना है, ताकि वापस से उनको रिलैक्सेशन का टाइम मिले, आप स्ट्रेचिंग करें, हर चीज करें। आप देखिए, अगर आपने जुम्मा क्लास अभी गए हो या फिर आप कभी कार्डियो क्लास गए, तो अपने ट्रेनर शुरू के 5-7 मिनट फोकस करते हैं कि एक बार वार्म अप पे, और एंड ऑफ डे, एंड ऑफ वर्कआउट वो लोग 5 मिनट अपन को देते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो क्यों दे रहे हैं? वो इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपकी मसल्स में इंजरी ना हो। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अपने सभी दर्शकों को, सभी दोस्तों को एक ही चीज बोलूंगा कि आप ये सब अगर चीज करना है, दिस इज रियली गुड। आई एम हैप्पी कि अपना कंट्री में अब लोग बहुत फिजिकल एक्टिविटी को अपना रहे हैं, लेकिन उस चीज पे हमेशा इसी कड़ी में अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी अपने लिए एक बीमारी ना बन जाए, वो इंजरी का एक कारण ना बन जाए। तो उस चीज पे ध्यान रखना होगा। अच्छा सर, फिर भी कुछ परेशानियां बहुत नॉर्मल दिख गई, जैसे कि आपने जिक्र किया शोल्डर पेन। यस, तो शोल्डर में जितना हम समझते हैं रेयर डेल्ट और फ्रंट डेल्ट जो है, कई बार शोल्डर के अंदर भी एक पेन देखा गया है, वो लंबे समय तक चलता है। बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उसमें। देखिए, शोल्डर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपन फोकस करते हैं ट्रेपीजियस मसल पीछे की तरफ होती है, या साइड में डेल्टोइड मसल। अब अपने जो लेमेन में बोलते हैं फ्रंट डेल्ट कर दो, साइड डेल्ट कर दो, रियर डेल्ट, बैक डेल्ट कर दो, तो दिस इज डेल्टोइड मसल। बट ट्रस्ट मी, डेल्टोइड में इंजरी बहुत अनकॉमन है, जबकि अपन फोकस पूरा वहां कर रहे हैं। सबसे ज्यादा शोल्डर में इंजरी होती है रोटेटर कफ। ये क्या है? ये 4 मसल्स होती है, वो चारों शोल्डर जॉइंट के ऊपर ऐसे कवरेज बनते हैं। कफ मतलब एक कवर, और रोटेटर मतलब शोल्डर को घुमाने वाली मसल। तो 4 बिल्कुल छोटी छोटी मसल है, उनको हमारी भाषा में रोटेटर कफ बोलते हैं। ये मसल के जो टेंडन्स होते हैं वो शोल्डर इंजरी में, स्पेशली शोल्डर प्रेस में या कोई मूवमेंट में, इनमें बहुत कॉमनली इंजर्ड होते हैं। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये इतने डेलिकेट स्ट्रक्चर है कि इसके बाद में ये पेन बहुत लंबे समय तक रहता है जी। आपके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आप वेट उठाना तो छोड़िए, आपका रात में नींद भी बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि इसमें अजीब सा खिंचाव रहता है, अजीब सा पेन रहता है। तो ये एक बहुत कॉमनली देखी जाने वाली दिक्कत है। तो हमेशा मैं ये मानता हूं कि अगर आपको शोल्डर इंजरी से बचना है जिम में, जो कि मेरी नजर में सबसे ज्यादा कॉमन है, डेडलिफ्ट में जो स्पाइन में होने वाली इंजरी है उससे भी ज्यादा कॉमन आपकी शोल्डर इंजरी है। तो इसमें क्या है, आपको पहले इनिशियली रोटेटर कफ मसल जो है उनकी आपको स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग करनी है। उसकी 4 बेसिक सिंपल 4-5 एक्सरसाइज होती है। आप उनका 3 से 4 सेट हर दिन आप शोल्डर करो
या नहीं करो, बट रोज करो उस स्ट्रेचिंग को, क्योंकि ये आपको जो बेसिक सबसे मोस्ट कॉमन इंजर्ड चीजें है ना उनका फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को मुश्किल से 2 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा जब मैं इतना टाइम अगर जिम में स्पेंड करने वाला हूं तो उसके बाद में आप उस इंजरी को रोक सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी हो चुकी है और आपका एमआरआई में आता है कि हाँ भाई रोटेटर कफ में सुप्रास्पाइनेटस मसल या सबस्कैपुलरिस मसल जिनका नाम है, तो इन मसल्स में कुछ इंजरी है, तो फिर इसका एक छोटा सा दूरबीन से एक ऑपरेशन होता है, आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर होता है। और ये मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपका शोल्डर में रोटेटर कफ इंजरी है और आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये समस्या वक्त के साथ में बढ़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन सर्जरी बिल्कुल अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है। बट मैं अगेन आपके माध्यम से अपने सभी दोस्तों को एक ही चीज बोलूंगा कि अपन उस सिचुएशन में लैंड ही ना करें, तो अपन को ये स्ट्रेचिंग वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। ओके सर, ये तो बात हुई, हमने अलग अलग पार्ट की और अलग अलग एक्सरसाइज की बात की, हमने वर्कआउट की बात की, हमने वार्म अप की बात की, हमने ईगो लिफ्टिंग की बात की, जिससे हमने जितने भी लोग थे वर्कआउट के लिए जो अपने आप को मतलब समर्पित रखते हैं या फिर जो भी वर्कआउट करना भी चाहते हैं, तो उनको ये बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद अगर आगे चलता हूं तो एक टर्म्स बहुत आती हैं जिम के टाइम पर कि अगर आपको अपनी हेल्दी लाइफ चाहिए, अपनी बॉडी को अच्छा मसल देना है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक करना होगा। तो जनरली लोग आजकल अपनी डाइट में भी प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं, जैसे कि कहा जाता है सोया चंक्स लो, पनीर लो, टोफू लो, पीनट्स लो, जिनसे आपको अपनी जितनी भी दालें होती हैं उनसे आपको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। फिर भी उनको कहा गया है कि वे प्रोटीन भी इंटेक करो, जिससे कि आपको आपकी बॉडी को जल्दी से रिकवरी मिले और उसके बाद आप जल्दी से अपने मसल को गेन कर पाए। साथ में एक बात और कही गई है, जितना मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग, कि पर किलो अपने वेट के अकॉर्डिंग पर ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, जितना मैं जानता हूँ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। कि लेट से मेरा वेट अगर 80 केजीज है तो मुझे पर ग्राम प्रोटीन के अकॉर्डिंग मुझे 80 ग्राम 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। जिम की टर्म में इस बात को ऐसे बताया गया है कि इसको 1.5, जितना मैं समझता हूँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो प्लीज आप बताइए मुझे, कि 1.5x और 2x अगर आप प्रोटीन लेते हैं कि 80 के अकॉर्डिंग 120 ग्राम से या 160 ग्राम अगर आप प्रोटीन लेते हैं, तो जल्दी आप अपनी बॉडी को ग्रोथ दे पाएंगे पर डे के अकॉर्डिंग। पर इसके अंदर भी कई सारी मिथ हैं, कई सारे सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जिससे बॉडी को हार्म होता है, नुकसान होता है, तो प्लीज उसके बारे में भी थोड़ा सा एक आप बताना। देखिए मोहित जी, प्रोटीन इंटेक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और मैं मानता हूँ कि अगर आपकी बॉडी रिपेयर तब होगी, बॉडी बिल्ड तब होगी जब आप उसका प्रोटीन लेंगे। क्योंकि जिम में क्या होता है, जिम में आप रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं, मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं, मसल फाइबर ब्रेक होगा तो अब मसल फाइबर नया भी बनेगा। नया तब बनेगा जब आपकी बॉडी में प्रोटीन होगा। मसल इज प्रोटीन, नथिंग मोर देन दैट। तो सिंपल सा चीज है कि प्रोटीन शरीर का मसल मास है, पूरा का पूरा मसल मास इज प्रोटीन। तो प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने बहुत ही करेक्टली चीजों को डिस्क्राइब किया है। देखो, मैं ये मानता हूँ कि प्रोटीन आप किसी भी फॉर्म में ले, चाहे एडेड सप्लीमेंट फॉर्म में ले या नेचुरल वे में, जो भी आपके फूड डाइट है, दाल वगैरह, जो भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी फॉर्म है आप वो ले। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या अपने कंट्री में ये रहता है कि भाई एडल्ट्रेशन बहुत कॉमन है ना। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट द प्योर वे है, उसमें कुछ एडल्ट्रेशन है, मे बी सम स्टेरॉइड, मे बी सम अदर अनवांटेड मटेरियल, तो वो शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो मेरा एक सिंपल मेरे दोस्तों से, दर्शकों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी फॉर्म ले रहे हैं मेक श्योर इट शुड बी क्लियर। बहुत सारी कंपनी होती है वो बोलती है कि नहीं हमारा तो यूएस अप्रूव्ड है या फिर हमारा तो 100% एडल्ट्रेशन में नहीं है, सर्टिफाइड है। यस, मे बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन इफ समथिंग एडल्ट्रेटेड, तो ये शरीर को बहुत नुकसान देने वाला है। क्यों देने वाला है, मैं आपको एक बहुत छोटे उदाहरण के रूप में बताता हूँ। क्या होता है कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो बॉडी को बहुत अच्छा बिल्ड करता है इनिशियली, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत साइड इफेक्ट है, वो कोई डाउट नहीं है उसका। तो इनिशियली करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि भाई आपको प्रोटीन में मान लो फॉर एग्जांपल कुछ स्टेरॉइड को एडल्ट्रेट कर दिया, मिक्सर कर दिया उसका, तो आपको बॉडी वॉडी अच्छी लगेगी कि हाँ इफेक्ट भी अच्छा आ रहा है, हर चीज बहुत अच्छी आ रही है, बट लॉन्ग टर्म में इसके बहुत नुकसान है। अगर मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज का डिस्कशन करूँ तो ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि अपने शरीर की जो यू मानिए जो बोन्स होती है उनकी क्वालिटी को बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एक सबसे कॉमन रोग देखा जाता है हिप में एवीएन। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका हिप का जो फीमर का जो हेड होता है वो गल जाता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो अगर मान लीजिए वो गल जाता है तो उसका
रिप्लेसमेंट होता है। आप समझिए कि एक आप जिम गए, आपने प्रोटीन इनटेक किया, आप एक अच्छे के लिए काम कर रहे थे, बट एंड में 3 4 5 साल में आपको हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंगली और ड्रास्टिक वे में क्या चीज हुई कि अपने पास अभी रिसेंट में कोविड हुआ। मैं इसी कड़ी में बोलना चाहूंगा एवीएन के में, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड हुआ। कोविड में मैक्सिमम लोगों ने खूब स्टेरॉइड दिए इलाज के रूप में। हालांकि वो स्टेरॉइड की रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड लोगों में थी, बहुत ही इंडिकेशन इतनी ब्रॉड नहीं थी जितनी ब्रॉड वे में अपन ने यूज किया, और उसके साइड इफेक्ट अब आने को देख रहे हैं। मेरे ओपीडी में मैं मानता हूँ महीने में कम से कम भी 15 से 20 यंगस्टर्स, बिल्कुल यंग 20 25 30 ईयर के एज ग्रुप के आ रहे हैं और हिप पेन के साथ आ रहे हैं। और उनसे जब डिटेल बात की जाती है तो पता चलता है कि उनको मैक्सिमम लोगों को कोविड हुआ था, और कोविड में उन्होंने 8 10 दिन 15 दिन हाई डोज स्टेरॉइड्स खाए थे, और उसके कारण उनके हिप अभी जो एवीएन हो गया है, हिप का गोला गल गया, आपकी आम भाषा में बोलते हैं, तो उसका अब सॉल्यूशन है हिप रिप्लेसमेंट। तो इमेजिन कीजिए कि प्रोटीन आप ले रहे थे एक अच्छे के लिए, और रिजल्ट में आप हिप रिप्लेसमेंट करा रहे हो, तो ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो मेरा एक सिंपल सजेशन ये रहेगा कि आप कोई भी चीज लीजिए, मेक श्योर ये बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो। और अगर आप इसको इंश्योर नहीं कर सकते तो मैं मानूंगा कि आप नेचुरल वे में आप चाहे एग हो गए, या फिर आप अगर इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो मे बी चिकन, विगन, व्हाइट मीट जो भी होता है। रेड मीट डेफिनेटली बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, बट व्हाइट मीट यू मे गो विद दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर अ वेजिटेरियन यू गो विद द पल्सेस, दाल वगैरह, टोफू एंड ऑल, सो दे आर द गुड कंटेंट प्रोटीन सोर्स। तो बहुत सारे लोग होते हैं दे आर वेरी गुड बॉडी बिल्डर बट दे आर वेजिटेरियन एंड दे आर डूइंग गुड। तो एक नेचुरल वे में जो चीज मिलेगा उसकी तुलना नहीं होगी, मेरे को ऐसा लगता है। सर जैसा कि हम लोगों ने प्रोटीन की बात की, प्री और पोस्ट वर्कआउट हमें किस तरह का वार्म अप करना चाहिए, ये सब हमने बातें की। अब हम बात करेंगे फंक्शनल जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर, और साथ में जो कार्डियो होता है जिम के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि इसके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो मरीजों को या जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कभी कोई सडनली कोई इशू होता है तो वो बहुत अच्छे से अपना प्लान कर सकते हैं किस तरह से ट्रीटमेंट लें। या देखिए मोहित जी, अपन अभी तक चर्चा कर रहे थे कि वेट ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग जो बोलते हैं उसके दौरान जिम में इंजरी होती है, बट ऐसा नहीं है कि केवल वेट से ही आपको इंजरी होती है। आप जैसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, दे डोंट लाइक वेट ट्रेनिंग, वो सिंपल सा कार्डियो करते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, और वो एक लीन बॉडी रखना चाहते हैं। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड, क्योंकि इससे स्टेमिना बिल्ड होता है। बट ड्यूरिंग द फंक्शनल ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग भी बहुत कॉमन इंजरीज देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेनिस्कस इंजरी, लिगामेंट इंजरी। तो क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका नी है, नी के अंदर आपका मेनिस्कस होता है, लिगामेंट एसीएल पीसीएल लिगामेंट होता है, कार्टिलेज होता है, ये बहुत कॉमनली इंजर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ट्रेनिंग। तो जैसे आप ऑकवर्ड मूवमेंट है उसमें जुम्मा क्लास कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, एकदम से ट्विस्ट किया, डीप फ्लेक्शन किया, मतलब आप उखड़ू बैठे, एकदम से घुटना मुड़ा, ये सब चीजें हुई, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका ये सब इंजरी बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब बहुत बार होता है अपन मेडिसिन ले लेते हैं, थोड़ा सा आइस पैक वगैरह करते हैं और थोड़ा लगता है कि हाँ ठीक हो गया, बट लॉन्ग टर्म में ये देखा जाता है कि ये बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि मेनिस्कस इंजरी को इग्नोर करने से घुटने में आर्थराइटिस वाली कंडीशन यंग एज में स्टार्ट हो जाती है, जो कि आइडियली होती है 50 60 70 साल के आसपास, तो वो चीजें जल्दी होने शुरू हो जाती है। लिगामेंट इंजरी ऐसी है कि बहुत ज्यादा कॉमन है, आपने बहुत रिसेंट में काफी सुना है, अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर लिगामेंट इंजरी के कारण गेम से बाहर हो जाते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको फंक्शनल ट्रेनिंग में भी अगर इंजरीज को प्रिवेंट करना है, तो अगेन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका इक्विलिब्रियम, या जिसको एक सिंपल भाषा में बोलते हैं कि आपको बहुत अच्छे से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करके, थोड़ा क्वाड्रिसेप्स मसल को एक्टिवेट करके, स्ट्रेंथन करके, ताकि आप उन सब इंजरीज पे प्रिवेंट कर सकें। ओके तो सर मुझे लगता है जितने भी हम लोगों ने पार्ट कवर किए हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने जिम से संबंधित सारी जानकारियों को आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश की है, और ये जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए और नॉर्मल जो यंग जनरेशन है उनके लिए किसी इंजरी फ्री उनको लाइफ दे सकता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मदद कर सकता है। थैंक यू।